नमस्कार और द डीप डाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। ये वो शो है जहां हम क्या करते हैं, हम अलग अलग स्रोत उठाते हैं, कोई लेख हो, रिसर्च पेपर या नोट्स हो और उनकी गहराई में जाते हैं। कोशिश ही रहती है कि उनमें से जो सबसे जरूरी जानकारी है या जो दिलचस्प पहलू हैं, वो निकाल कर आपके सामने रखें। बिल्कुल, मतलब एक तरह से ये जानकारी पाने का एक शॉर्टकट है, लेकिन इसमें आपको कुछ चौंकाने वाली बातें भी मिलेंगी और थोड़ी मस्ती भी, ताकि बोरियत न हो। सही कहा। तो आज हमारे पास जो सामग्री है वो एक कहानी के विश्लेषण पर आधारित है। कहानी का नाम है द एज, मालगुडी में क्रोध और मुक्ति। ये आर के नारायण की दुनिया से प्रेरित लगती है जी। और हमारा मकसद है इस कहानी और इसके विश्लेषण के जरिए ये समझना कि आत्मनियंत्रण क्या है, पछतावा कैसे बदलाव ला सकता है और क्या बदलाव वाकई मुमकिन है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो कहानी हमें ले चलती है मालगुडी, वही दक्षिण भारत का काल्पनिक शहर, धूप खिली हुई जानी पहचानी सी गलियाँ। हाँ, मालगुडी से सुनते ही एक माहौल बन जाता है दिमाग में। बिल्कुल। और यहाँ हम मिलते हैं रंगा से। स्रोत बताते हैं कि रंगा एक आम सा नाई है। अच्छा। गुजारा मुश्किल से होता है उसका। जी, मतलब गरीबी है और उसकी दुकान भी कोई पक्की नहीं। वो मंदिर के तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठता है अपना काम करने। हाँ, लोगों के बाल काटता है, उनकी बातें सुनता होगा, शायद मन में बेहतर जिंदगी के सपने भी देखता होगा। हो सकता है, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि गरीबी का असर वो सिर्फ सपनों पे नहीं पड़ता, स्वभाव पे भी पड़ता है। अच्छा, कैसे? मतलब रंगा दिल का बुरा नहीं है ऐसा कहते हैं, लेकिन उसका मिजाज गर्म है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है उसे। ओह, नाक पर रहता है गुस्सा जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसी गुस्से की वजह से वो अक्सर किसी न किसी पछड़े में पड़ जाता है। और उसकी पत्नी है लक्ष्मी। हाँ, वो कैसी है? स्रोत बताते हैं कि लक्ष्मी बिल्कुल उलट है, शांत, समझदार, बहुत धीरज है उसमें। वो बेचारी हमेशा रंगा के गुस्से को झेलती है, संभालने की कोशिश करती है। तो यहीं पर कहानी का जो मुख्य तनाव है वो सामने आता है ना? जी। रंगा का ये बेकाबू गुस्सा एक तरफ और दूसरी तरफ उस पर काबू पाने की उसकी अपनी अंदरूनी लड़ाई। ये सिर्फ उसकी अपनी दिक्कत नहीं रह जाती, फिर ये उसके पूरे जीवन पर, उसके रिश्तों पर असर डालती होगी। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि क्या वो जीत पाएगा अपने इस गुस्से पर? उसका ये सफर कैसा होने वाला है? ठीक है, तो चलिए खोलते हैं इस कहानी और इसके विश्लेषण की परतें। चलिए। तो कहानी में एक अहम मोड़ आता है एक शाम को। रंगा घर लौटता है, दिन भर की मेहनत कमाई कुछ खास नहीं हुई, थका हुआ है, चिड़चिड़ा है। हाँ, मतलब दिन अच्छा नहीं गया। बिल्कुल। और घर आकर उसे पता चलता है कि लक्ष्मी ने फिर से बनिए से उधार लिया है तेल और चावल। ओह। और ये बात रंगा को बस जैसे चिंगारी लग गई। स्रोत इस पल को काफी विस्तार से बताते हैं। रंगा का गुस्सा भड़क उठता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, लक्ष्मी को बहुत बुरा भला कहता है और फिर गुस्से के उस अंधेपन में वो कर बैठता है जिसका उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो करेगा। क्या? वो लक्ष्मी पर हाथ उठा देता है। अरे बाप रे। हाँ, लक्ष्मी बेचारी डर जाती है, रोते हुए घर छोड़कर चली जाती है। ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं है, ये रंगा की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। बिल्कुल। और लक्ष्मी के जाने के बाद उस झोपड़ी में जो खामोशी छाती है, स्रोत उसका जिक्र बड़े जोरदार तरीके से करते हैं। कहते हैं वो खामोशी चीखों से भी ज्यादा भारी थी। बाप रे। रंगा वहीं बैठ जाता है, कांप रहा है, पर ये सिर्फ थकान या गुस्से का असर नहीं, ये अपराध बोध है, एक भारी वजन। और यहाँ आकर्षक बात यह है, स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं कि शायद ये पहली बार था जब रंगा ने खुद को आईने में देखा, मतलब सच में देखा। अच्छा। उसने हमेशा खुद को कैसे देखा था? एक गरीब आदमी, हालात का मारा, दुनिया से लड़ता हुआ। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन उस पल, उस खामोशी में उसे शायद एहसास हुआ कि असली लड़ाई बाहर नहीं है, वो दुनिया से नहीं हार रहा। तो फिर? वो अपने ही गुस्से से हार रहा था, अपने अंदर के राक्षस के हाथ। स्रोत कहते हैं ये एहसास उसके लिए एकदम नया था, झकझोर देने वाला। मतलब बाहरी गरीबी से ज्यादा अंदर की ये आग उसे जला रही थी। बिल्कुल। तो यहाँ कहानी एक पर्सनल ट्रेजेडी से आगे बढ़कर सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की तरफ मुड़ जाती है। हाँ, ये आत्म साक्षात्कार वाला पल बहुत जरूरी लगता है और इसके बाद की जो रात है वो रंगा के लिए बहुत भारी गुजरती है। जाहिर है। स्रोत बताते हैं कि नींद तो आनी ही नहीं थी। एक तूफान चल रहा था उसके अंदर, पछतावे का, शर्मिंदगी का। वो बेचैनी में उन्हीं मालगुडी की संकरी गलियों में भटकता रहा रात के अंधेरे में।
वही गलियां जिनसे वो रोज गुजरता था, पर आज वो अनजान सी डरावनी लग रही थी। माहौल भी वैसा ही होगा। हाँ, विश्लेषण में माहौल का जिक्र है। रात का सन्नाटा, कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज, दूर मंदिर की घंटियां, जैसे ये सब उसके अंदर के शोर को और बढ़ा रहे थे। उस रात उसे अपनी गरीबी या दुनिया की नाइंसाफी से ज्यादा अपना गुस्सा, अपनी करनी भारी लग रही थी। वो खुद को बहुत छोटा, अकेला, हारा हुआ महसूस कर रहा था। ये भटकना जिस्मानी नहीं था, सिर्फ रूहानी था। और फिर आता है वो निर्णायक मोड़, सुबह का वक्त। हाँ, भोर का समय। रंगा नदी किनारे पहुंच जाता है। शायद रात भर भटकने के बाद थोड़ी शांति ढूंढ रहा हो। पानी पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही हैं, गुलाबी सी रोशनी, एक नई सुबह का इशारा। सुंदर दृश्य। हाँ, और पास में एक मछुआरा है। वो रंगा को देखता है, शायद उसकी हालत समझ जाता है, या शायद बस एक इंसान के नाते मुस्कुराकर दुआ सलाम करता है। स्रोत कहते हैं ये बहुत मार्मिक क्षण था। उस अजनबी की वो जरा सी इंसानियत, जैसे रंगा के अंदर कुछ टूट सा गया। अच्छा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लगभग फुसफुसाता है, कहता है मैं गुस्सा करते करते थक गया हूँ। ओह। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ थकावट नहीं है। स्रोत इसे आत्म जागरूकता का एक बहुत गहरा पल मानते हैं। अपनी हार मान लेना। हाँ, अपनी कमजोरी को खुले तौर पर स्वीकार करना। ये वो पल है जहाँ रंगा बाहर के हालातों को दोष देना बंद करता है और अपनी अंदरूनी दिक्कत को पहचानता है। और यही पहचान, यही बदलाव की तरफ पहला सबसे जरूरी कदम है। ये एक तरह की हार है, पर ऐसी हार जिसमें जीत छुपी है। ये वाकई एक शक्तिशाली क्षण है, अपनी सबसे बड़ी कमी को मानना, वो भी इस तरह। इसके बाद कहानी बताती है कि रंगा घर लौटता है। मन में डर भी है, शर्म भी, पर शायद एक उम्मीद भी। लक्ष्मी का क्या हुआ? लक्ष्मी घर पर है, चुप है। जाहिर है रात जो हुआ उसका दर्द चेहरे पर है, लेकिन स्रोत कहते हैं उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं है, कहीं कहीं इंतजार भी है, शायद माफी की एक हल्की सी उम्मीद भी। रंगा कुछ कह नहीं पाता, वो सीधा लक्ष्मी के पैरों में गिर पड़ता है। और फिर वो कसम खाता है, वो शब्द जो उसकी जिंदगी बदल देते हैं। लक्ष्मी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इस टूटे हुए आदमी के सिवा कुछ नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी तुम पर हाथ या अपनी आवाज नहीं उठाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और स्रोत कहते हैं ये शब्द सिर्फ रस्म अदायगी नहीं थे, इनमें गहरा पछतावा था, पक्का इरादा था। और उस दिन सालों बाद उनकी उस छोटी सी झोपड़ी में पहली बार सच्ची शांति आई। ये सिर्फ सुलह नहीं थी, मतलब हाँ, ये एक नई शुरुआत थी, एक तरह का पुनर्जन्म। हाँ। और ये जो बदलाव था, ये सिर्फ रंगा और लक्ष्मी तक या उनकी झोपड़ी तक ही नहीं रहा। अच्छा, बाहर भी दिखा। बिल्कुल। स्रोत इस पर भी ध्यान दिलाते हैं। आने वाले दिनों में, हफ्तों में पूरे मोहल्ले ने, गांव ने रंगा में ये फर्क महसूस किया। क्या फर्क? वो नाई जो अपनी तेज जुबान और गर्म मिजाज के लिए जाना जाता था, अब शांत नजर आता था। उसके बात करने का तरीका नरम हो गया था, घाकों से व्यवहार बदल गया था, बाल काटते हुए हाथ अब ज्यादा स्थिर थे। वो पहले वाली बेसब्र बेचैनी नहीं थी उनमें। दिलचस्प। स्रोत यहाँ एक विश्लेषण करते हैं। पहले रंगा शायद अपने काम, अपनी गरीबी को लेकर एक तरह के दबे हुए क्या कहते हैं, अकड़ के साथ जीता था, जो गुस्से में फूटती थी। हाँ, हो सकता है। पर अब उसकी मोटिवेशन, उसकी प्रेरणा ना बदल गई थी। अब वो अकड़ या गर्व से नहीं, बल्कि शांति से जीने की इच्छा से काम कर रहा था, बिना गुस्से के। आत्मनियंत्रण की शक्ति। बिल्कुल। उसने सिर्फ गुस्सा नहीं छोड़ा था, उसने जीने का एक नया मकसद पाया था, अपना वादा निभाना, शांति बनाए रखना। उसका काम अब सिर्फ पेट पालने का जरिया नहीं रहा, वो उसके संकल्प का प्रतीक बन गया। तो इस पूरी कहानी और इसके विश्लेषण का सार क्या है, मतलब क्या है इसका हमारे लिए? ये जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, संदेश काफी सीधा है पर गहरा है। क्या? कि असली ताकत जिस्मानी ताकत में नहीं है, या दूसरों पर चीखने, चिल्लाने, हावी होने में नहीं है। तो किस में है? असली शक्ति है खुद पर जीत पाने में, अपने अंदर जो राक्षस बैठे हैं उनको काबू करने में। बिल्कुल सही कहा। और ये कहानी एक और जरूरी बात याद दिलाती है, जिस पर विश्लेषण जोर देता है। क्या? कि जिंदगी की जो सबसे मुश्किल लड़ाइयाँ होती है ना, और सबसे जरूरी भी, वो अक्सर बाहर नहीं होती, दुनिया से, हालात से या लोगों से नहीं, वो तो अपने अंदर होती है। हाँ, अपने मन में, अपने दिल में। रंगा की कहानी यही दिखाती है। जी, उसका गुस्सा,
उसकी गरीबी से ज्यादा उसकी अपनी अंदरूनी कश्मकश का नतीजा था। और उसका बदलाव भी बाहर से नहीं आया, वो उसके अपने पछतावे, अपनी स्वीकृति और अपने पक्के इरादे से आया। तो इसका मतलब ये है कि खुद को बदलना, आत्म सुधार, ये हमेशा मुमकिन है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। जरूरत बस ईमानदारी से अपनी कमियों को पहचानने की है और उन्हें दूर करने के पक्के इरादे की। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी और इसका विश्लेषण हमें ये दिखाता है कि आत्म जागरूकता यानी खुद को जानना ये कितनी बड़ी ताकत है। हाँ। ये हमें मुश्किल हालात में भी बदलाव की उम्मीद देती है। ये बताती है कि कैसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना और उसे मानना शायद मुक्ति की ओर, सच्ची ताकत की ओर पहला कदम है। आसान नहीं है, पर रंगा की कहानी बताती है कि ये मुमकिन है। बिल्कुल। और यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है जिसपे शायद श्रोता सोचना चाहें। ये विश्लेषण से ही निकला है, सीधे तौर पे शायद पूछा नहीं गया। क्या सवाल है? कि हमारी जो बाहरी परिस्थितियां होती हैं, जैसे रंगा की गरीबी थी, उसका सामाजिक दर्जा, रोज के तनाव, ये हमारी अंदरूनी लड़ाइयों से जैसे गुस्सा, डर, निराशा कैसे जुड़ती हैं, एक दूसरे पर कैसे असर डालती हैं? अच्छा सवाल है। क्या हमेशा बाहर के हालात ही जिम्मेदार होते हैं या हम अंदर से कैसे रिएक्ट करते हैं, वो ज्यादा मायने रखता है। और जैसा रंगा के साथ हुआ, क्या अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को पूरी ईमानदारी से पहचानना और मान लेना ही अजीब बात है, पर क्या यही सच्ची ताकत और आत्मसम्मान की ओर पहला सबसे जरूरी कदम हो सकता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। जी। इस गहन चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि रंगा की कहानी और इसके विश्लेषण ने आपको भी सोचने के लिए कुछ दिया होगा। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे स्रोतों पर बात करते रहें, तो प्लीज इसे लाइक करें। हाँ, और अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ शेयर भी करें। और नीचे कमेंट्स में अपने ख्याल जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमें हौसला मिलता है। बिल्कुल। हम आगे भी ऐसी ही जानकारी और विश्लेषण से भरी चर्चाएं लाते रहेंगे। तो और ऐसी सामग्री के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, कोई भी अपडेट मिस ना हो, इसके लिए वो जो घंटी का निशान है, बेल आइकन, उसे दबाना याद रखिएगा। जी हाँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ। तब तक सोचते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।